वेलकम ऑल ऑफ यू मार्गदर्शन द लर्निंग वर्ल्ड में। आज के वीडियो में हम देखेंगे 2002 में आयोजित पीजीटी के प्रश्न पत्रों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई? तो क्रीटो, रिपब्लिक और एपोलॉजी प्लेटो की पुस्तक है, जबकि एथिक्स अरस्तु की पुस्तक है। नेक्स्ट, किसने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्तियों तक सीमित किया? तो प्लेटो आदर्श राज्य की संख्या 5040 बताते हैं। राज्य व्यक्तियों से पहले है, यह कथन किसका है? तो यह अरस्तु का कथन है कि राज्य व्यक्ति से पहले है। अरस्तु का तर्क है कि राज्य समग्रता है और व्यक्ति उसका एक अंग है, अर्थात राज्य और व्यक्ति का वही संबंध है जो शरीर का उसके अंगों से होता है। चूँकि समग्र या संपूर्ण पहले आता है और अंग बाद में, इसलिए सादृश्य के आधार पर राज्य पहले का हुआ। सामान्य इंसान संप्रभु होना चाहिए, यह कथन है रूसो का। रूसो संप्रभुता जनता की सामंजस्य इच्छा में निहित मानते हैं। इस प्रकार रूसो ने जन संप्रभुता का समर्थन किया है। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति संप्रभुता का भागीदार है। उपयोगितावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो उपयोगितावाद होगा यहाँ पे। उपयोगितावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? डेविड ह्यूम को। डेविड ह्यूम ने उपयोगितावाद के सिद्धांतों को ऐसे स्पष्ट और विधिवत रूप से व्यक्त किया है जैसा कि 19वीं सदी के किसी अन्य लेखक ने नहीं किया। कौन सी पुस्तक जे.एस. मिल द्वारा नहीं लिखी गई है? तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जे.एस. मिल द्वारा लिखा गया है। इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन ये बेंथम की बुक है, न कि मिल की। ऑप्शन 2 जेम्स मिल द्वारा नहीं लिखी गई है। बलवंत राय मेहता समिति ने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्कीम कब लागू की? 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्राम उद्धार समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था जैसे ग्राम या नगर पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत को स्थापित करने की सिफारिश की। भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जो 1952 से 1956 तक रहे। लोकसभा की प्राक्कलन समिति की समयावधि क्या होती है? तो एस्टीमेट कमेटी की समय सीमा 1 वर्ष होती है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो सन 2000 के समय में 45 थी, लेकिन अभी 47 सीटें आरक्षित हैं। टोटल लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47। इटली में फांसीवादी
का उदय का परिणाम क्या था? तो इटली में फासीवाद का उदय का परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध। फासीवाद का विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में हुआ। इस महायुद्ध में इटली ने मित्र राष्ट्रों की ओर से भाग लिया था और उसे आशा थी कि विजय से प्राप्त होने वाला लाभ में उसके अन्य मित्र राष्ट्रों को समान ही भाग प्राप्त होगा। नेक्स्ट, ब्रिटेन में संविधान नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह डी टॉकविले का कथन है कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है। नेक्स्ट, एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को क्या कहते हैं? तो एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को नाम मात्र की शक्ति प्राप्त होती है। संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय सरकार में दो मुख्य कार्यपालक होते हैं, एक नाम मात्र का और दूसरा वास्तविक। जो वास्तविक कार्यपालक होता है वो शासनाध्यक्ष होता है, वास्तविक शक्ति का प्रयोग वही करता है, जबकि नाम मात्र का कार्यपालक राष्ट्राध्यक्ष होता है। इसके पास नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं क्योंकि ये केवल संवैधानिक प्रधान होता है। नेक्स्ट, नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को किस लेखक ने नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी? न्यू डेस्पोटिज्म। तो ये लॉर्ड हेवर्ट ने नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को देख करके एक नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनमत का साधन या अभिकरण नहीं है? तो प्रेस है, राजनीतिक दल है, रेडियो भी है। न्यायपालिका जनमत का साधन नहीं है। मेरा प्रोग्राम कार्य है, बात नहीं, यह कथन किसका है? तो ये मुसोलिनी का कथन है कि मेरा प्रोग्राम कार्य है, बात नहीं। मुसोलिनी ने कहा था कि फासीवाद वास्तविकता पर आधारित है। हम निश्चित तथा वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा कार्यक्रम कार्य करना है, न कि बातें करना। नेक्स्ट, कौन गणराज्य नहीं है? तो भारत, जर्मनी, फ्रांस गणराज्य है, जबकि नेपाल गणराज्य नहीं, संवैधानिक राजतंत्र है। नेपाल में ब्रिटेन की भांति यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष आनुवंशिक होता है, इसका निर्वाचन नहीं होता, जबकि अन्य जगहों पर राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दी हेग में स्थित है। भारतीय संघ प्रमुखतः आधारित है संघ व्यवस्था जो पाई जाती है अमेरिका में। तो संघात्मक शासन प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, जबकि शक्ति का विभाजन कनाडा से लिया गया है। एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकियावेली, लास्की, ऑस्टिन या मिल? एकलवादी संप्रभुता के प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन थे। जॉन ऑस्टिन। एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकियावेली, ऑस्टिन, लास्की या मिल? ऑस्टिन एकलवादी संप्रभुता के प्रतिपादक थे। ऑस्टिन का कहना है कि सर्वोच्च संप्रभुता की शक्ति अखंडित होती है। यह एक ही इकाई में और व्यक्तियों तथा संघों में विभाजित नहीं हो सकती। यह एक ही इकाई है और व्यक्तियों तथा संघों में विभाजित नहीं हो सकती। कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं है?
वुड्रो विल्सन यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं हैं, जबकि हंस जे मार्गेनथाउ, जॉन हर्ज और जॉर्ज केनन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद मुख्यतः मैक्स वेबर, E.H. कार, फ्रेडरिक शूमैन, निकोलस स्पाइकमैन, रेनल्ड नेवोर, अर्निल्ड वुल्फर्स, जॉन हर्ज, थॉमसन, जॉर्ज एफ केनन जैसे अन्य विचारकों के नाम जुड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन खेल सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन है आर्गान्स्की, स्नाइडर, हर्सानी या सेलिंग। तो नहीं जुड़े हैं आर्गान्स्की गेम थ्योरी से, जबकि स्नाइडर, हर्सानी और सेलिंग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल सिद्धांत से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। नेक्स्ट, शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया? शांति के लिए एकता प्रस्ताव कोरिया संकट के समय पारित किया गया था, 3 नवंबर 1950 को। सतत क्रांति किसका सिद्धांत है? यानी सतत क्रांति का सिद्धांत किसने दिया? माओ ने सतत क्रांति का सिद्धांत दिया है। हांगकांग ब्रिटेन द्वारा चीन को कब हस्तांतरित किया गया? 30 जुलाई 1997 की आधी रात को हांगकांग ब्रिटेन द्वारा चीन को हस्तांतरित की गई। ऑन लिबर्टी के लेखक कौन हैं? ऑन लिबर्टी J.S. मिल द्वारा लिखित विख्यात निबंध है। स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, किसका कथन है? स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, सीले का कथन है। सीले नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, इसलिए वह कहते हैं कि स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है। स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। किस सिद्धांत में निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया है? सामान्य इच्छा, शक्ति पृथक्करण, संविधानवाद या संस्थावाद? तो मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। द स्पिरिट ऑफ लॉज में स्वतंत्रता की विवेचना करते हुए मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों के केंद्रीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु माना है। इसी आधार पर मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित होते हैं? तो अधिकारों का कानूनी सिद्धांत अधिकार को राज्य द्वारा निर्मित मानता है। अधिकार राज्य की इच्छा और कानून के परिणाम होते हैं और एक ऐसे व्यक्ति के केवल वे ही अधिकार हो सकते हैं जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान करता है। कौन राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं? तो राज्य को आवश्यक बुराई व्यक्तिवादी मानते हैं। व्यक्तिवादी और हस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थन करते हैं।
राज्य को केवल नकारात्मक कार्य सौंपते हैं, जैसे सुरक्षा, न्याय और व्यवस्था का। फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ? फांसीवाद का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में हुआ था। कौन नौकरशाही का लक्षण नहीं है? अस्थायित्व, तटस्थता और अनामता नौकरशाही के लक्षण है, जबकि अक्षमता नौकरशाही का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट, दबाव समूहों ने तीसरे सदन का नाम प्राप्त कर लिया है, यह किसका विचार है? तो फाइनर कहते हैं दबाव समूहों को तीसरा सदन। राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों की और सम्मेलनों की कृति है, और न ही परिवार मात्र का विस्तार। तो यह राज्य की परिभाषा गार्नर द्वारा दी गई है। गार्नर कहते हैं राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों और सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार। गार्नर। राज्य शब्द पहली बार प्रयोग किया मॉन्टेस्क्यू ने? नहीं, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग मैकियावेली ने किया था। यह किसका कथन है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? तो ये सीले का कथन है। सीले डुगवे भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह गार्नर का फेमस कथन है। बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है। गियर के मेटलैंड और कोल बहुलवाद सिद्धांत के समर्थक है, जबकि हाव बहुलवादी नहीं है। नेक्स्ट, कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? सर्वव्यापकता संप्रभुता की विशेषता है। अस्थायित्व भी है, अविभाज्यता भी है, जबकि जनसंख्या संप्रभुता की विशेषता नहीं है। राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है हेनरी मैन के साथ। हेनरी मैन पितृसत्तात्मक परिवार प्रणाली का विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास किया है, जो कि पुरुष प्रधान परिवार हुआ। जॉन लॉक किस देश के थे? तो जॉन लॉक का जुड़ाव ब्रिटेन के साथ था, क्योंकि 1632 में ब्रिटेन के सामरसेटशायर के रिंगटन स्थान पर उनका जन्म हुआ था। जॉन लॉक ने किसमें अंतर किया है? तो जॉन लॉक राज्य और सरकार में अंतर करते हैं। जॉन लॉक मूल समझौता शब्द का प्रयोग करते हैं, सरकार और राज्य में अंतर बताते हैं, और कहीं भी यह स्पष्ट रूप से नहीं स्वीकार करते हैं कि जनता और समझौता नहीं होता। लॉक कहते हैं समझौता सरकार के साथ नहीं होता, क्योंकि सरकार की उत्पत्ति समझौते के बाद होती है। कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? ग्राहम वेल्स को आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है। 19वीं शताब्दी में मुक्त मानव या बंधनहीनता के सिद्धांत का उत्कर्ष हुआ, किंतु 20वीं शताब्दी में सार्वजनिक कल्याण के नाम पर राज्य की गतिविधि में वृद्धि व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती का कारण बन गई और नए विचारधारा का जन्म हुआ। यह नया विचारधारा आधुनिक व्यक्तिवाद है। ग्राहम
वालास ने अपनी पुस्तक द ग्रेट सोसाइटी में इसका प्रवर्तन किया है। नेक्स्ट, ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया, उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की। यह जेफरसन का फेमस कथन है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से किस विद्वान का नाम जुड़ा है? प्राकृतिक सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकार, लॉक। लॉक प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकार करते हैं। वो 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार बताते हैं: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। लिबर्टी शब्द लिया गया है लाइबर से, जो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है। इसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ऐसा कथन लॉक का है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक कानून की मर्यादा में रहकर कार्य करना ही स्वतंत्रता है। प्राकृतिक नियमों के अतिरिक्त अन्य नियमों के बंधन को लॉक भी स्वीकार नहीं करता। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। यह GDH कोल का कथन है। मिथक है, कोल का कथन है। किस एक विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का पूरक बताया? तो स्वतंत्रता और समानता का पूरक मैकाइवर ने बताया। मैकाइवर, टॉनी, रूसो और लास्की स्वतंत्रता समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। यह कथन जॉन रॉल्स का है। दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? जनमत संग्रह साधन है, उपक्रम साधन है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन जनमत संग्रह उपक्रम है। दबाव समूह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है। राजनीतिक दल अपरिहार्य है। कोई भी स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता। ये ब्राइस का कथन है। ब्राइस कहते हैं राजनीतिक दल अपरिहार्य है, कोई भी स्वतंत्र देश उसके बिना रह ही नहीं सकता। कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई? दास कैपिटल लिखी गई, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी लिखी गई, मैथ्यू प्राइस एंड प्रॉफिट भी, वैल्यू, ये वैल्यू है, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट भी लिखी गई, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लॉस्की की रचना है। मार्क्स ने द्वंद्व का सिद्धांत किससे लिया है? तो द्वंद्ववाद का सिद्धांत मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया है। नेक्स्ट, लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं। यह कथन किसका है? तो ये मैक्सी का कथन है कि लाखों लोग मार्क्स को देवता की तरह पूजते हैं और अन्य लाखों लोग उसे दुष्ट की तरह घृणा करते हैं।
सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? लॉक राज्य सीमित और मर्यादित है, असीम और निरंकुश नहीं। राज्य जनता का अभिकर्ता मात्र है। बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। कहाँ पे? फ्रांस में बहुदलीय है, जर्मनी में भी बहुदलीय, ऑस्ट्रेलिया में भी है, क्यूबा में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो कौन सा कथन मिसमैच है, यानी सही नहीं मिला है? जेएस मिल की रचना है पॉलिटिकल इकोनॉमी, डी टॉक्विले की रचना है डेमोक्रेसी इन इंडिया, हीगेल की रचना है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। जबकि लेनिन क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नहीं, बल्कि मार्क्स ने क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की रचना की है। लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये टी.एच. ग्रीन की पुस्तक है। कला और विज्ञान के विकास ने मनुष्य को बर्बाद किया है, यह रूसो का कथन है। सत्रह में डिजान की अकादमी ने एक निबंध प्रतियोगिता की घोषणा की। निबंध का विषय था विज्ञान तथा कलाओं की प्रगति ने नैतिक जीवन को भ्रष्ट किया या शुद्ध। अपने जीवन के अनुभवों से प्रेरित होकर अपने निबंध में इस तथ्य की पुष्टि की कि विज्ञान तथा कला की प्रवृत्ति नैतिकता के ह्रास की ओर रही है। नेक्स्ट, किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था नहीं है? तो अमेरिका से तो जुडिशियल रिव्यू आया ही है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली लागू होने के कारण इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है। इंग्लैंड में संसदीय सर्वोच्चता होने के कारण एवं संसद के एक सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स का स्वयं न्यायपालिका के रूप में कार्य करने के कारण इस विवेच्य राज्य व्यवस्था में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं है। किस एक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो फ्रांस में एकात्मक शासन है, चीन में भी है, जापान में भी है। ऑस्ट्रेलिया में एकात्मक शासन नहीं बल्कि संघात्मक शासन व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। एक संघात्मक सरकार में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है संविधान के द्वारा। किस देश में प्रशासनिक न्यायालयों की विस्तृत व्यवस्था है? तो फ्रांस में प्रशासनिक कानून की व्यवस्था है जिसका संबंध सार्वजनिक प्रशासन से है। इसलिए फ्रांस में प्रशासकीय न्यायालयों की उपयोगिता सबसे अधिक अनुभव की गई। वहाँ इस प्रकार के न्यायालयों का ऊपर काउंसिल ऑफ स्टेट से लेकर नीचे तक जाल बिछा हुआ है। प्रशासकीय न्यायालयों को देश के साधारण न्यायालयों का ही स्तर प्राप्त है। नेक्स्ट, कौन विकसित संविधान का उदाहरण है? तो ब्रिटिश संविधान विकसित संविधान का उदाहरण है। वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र कहाँ है? इंग्लैंड में आज भी संवैधानिक राजतंत्र है। किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में की?
किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में की है? वो हैं स्ट्रॉन्ग। कौन सी शक्ति अमेरिकी सीनेट के पास नहीं है? संधि पास करना, महत्वपूर्ण नियुक्तियों को स्वीकृत करना और कमेटी की जांच करना अमेरिकी सीनेट की शक्तियां हैं, जबकि धन विधेयक पारित करना अमेरिकी सीनेट की शक्ति नहीं है। युद्ध पुरुषों के लिए उसी तरह है जिस तरह मातृत्व महिलाओं के लिए। ये मुसोलिनी का फेमस कथन है। कौन गुट निरपेक्ष से नहीं जुड़ा है? नेहरू, यासिर अराफात, डी गॉल और टीटो। तो इसमें डी गॉल गुट निरपेक्ष आंदोलन से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि डी गॉल फ्रांस के राष्ट्रपति थे। इनका गुट निरपेक्ष सम्मेलन से कोई संबंध नहीं है। कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। सार्क के 7 सदस्य थे: भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। लेकिन अब सार्क के 8 सदस्य हैं, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो गया है। तो ये पहले के क्वेश्चन है सन 2002 के। उस समय तक तो अफगानिस्तान भाग नहीं था, लेकिन अब अफगानिस्तान भी सार्क का सदस्य देश है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। मानव अधिकारों की सार्वदेशिक घोषणा कब की गई? दिसंबर 1948 में। 10 दिसंबर 1948 में मानव अधिकारों की सार्वदेशिक घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। का मुख्य अंग नहीं है। तो महासभा मुख्य अंग है, सुरक्षा परिषद भी है, न्यास परिषद भी है, जबकि ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन UNO का अंग नहीं है। ये उसके अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। जब 1967 में आसियान की स्थापना हुई, तो कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था? मलेशिया, सिंगापुर, लाओस या फिलीपींस। तो लाओस इसका सदस्य नहीं था। मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस आसियान के सदस्य थे। आसियान का गठन 1967 में हुआ था। भारत श्रीलंका समझौता कब संपन्न हुआ? 1987 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच कोलंबो में 29 जुलाई 1987 को एक 18 सूत्री समझौता हुआ था, जिसे कोलंबो समझौता भी कहते हैं। सार्क यानी दक्षेप कब औपचारिक तौर पर स्थापित किया गया? दिसंबर 1985 को।
दिसंबर 1985 को सार्क की औपचारिक रूप से स्थापना की गई। ओम्बुड्समैन की अवधारणा का प्रारंभ स्वीडन से हुआ था। स्वीडन की उपज है ओम्बुड्समैन संस्था। स्वीडन में 1809 में संविधान के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? बांडुंग सम्मेलन 1954 में हुआ था। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? 1954 में बांडुंग सम्मेलन हुआ था। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन हैं? एल.डी. वाइट। एल.डी. वाइट इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन